हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। महेश बर्नवाल का रसायन विज्ञान चल रहा था, केमिस्ट्री का। हम एमसीक्यू देख रहे थे। एक वीडियो हमने कंप्लीट किया है और आज दूसरी वीडियो देखेंगे, और हो सके तो दूसरी वीडियो में ही हम ये पूरा कवर कर देंगे। तो इसमें हम आज का पहला प्रश्न देखेंगे, बीपीएससी 67th प्री, जो कि अगस्त के लास्ट वीक में होने वाला है, उसी को ध्यान में रख के ये श्रृंखला स्टार्ट की गई है। तो पहला प्रश्न है, पीएच मान क्या दर्शाता है? तो सबको पता होगा, किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने के मूल्यांक को दर्शाता है पीएच मान। ठीक है। पीएच एक पैमाना है जिससे किसी विलयन या पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता का स्तर दर्शाया जाता है। पीएच पैमाने पर मूल्यांकों का मान 0 से 14 के मध्य होता है। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो होते हैं अम्लीय, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो होते हैं क्षारीय। ठीक है। उदासीन विलयन का मान होता है 7। ठीक है। उदासीन विलयन जो होगा वो 7 हो जाएगा। शुद्ध जल उदासीन विलयन का उदाहरण होता है, तो मतलब शुद्ध जल का पीएच मान होगा 7। ठीक है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो पीएच का जो इसका पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा। इसमें उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है। लिटमस मूल रूप से बैंगनी रंग का एक रंजक है जो प्राकृतिक रूप से लाइकेन नामक वनस्पति से प्राप्त होता है। यह प्रयोगशाला में अम्लों तथा क्षारकों के परीक्षण के लिए लाल तथा नीले लिटमस विलयन अथवा लिटमस पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिटमस पत्र 4.5 से कम पीएच मान पर तथा 8.3 से अधिक पीएच मान पर रंग परिवर्तन करता है। अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, अर्थात यह 4.5 से कम पीएच मान प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, अर्थात यह 8.3 से अधिक पीएच मान प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रवण कार्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक्वारजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है भाई? इसमें नाइट्रिक अम्ल मिलता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है। अम्लराज उसको बोलते हैं, एक्वारजिया भी बोलते हैं। इसमें नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है 1:3 के अनुपात में। पीले रंग का पीले नारंगी रंग का द्रव होता है, इसमें धुआं निकलता है। स्वर्णकार द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वारजिया का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाती है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है ऐसा। ठीक है। केक व अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में उनमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, टार्टरिक अम्ल, कॉर्न स्टार्च का मिश्रण मिलाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप पावरोटी या केक फूलकर मुलायम तथा स्पंजी हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है और यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो यह अज्ञात गैस होती है अमोनिया। ठीक है। ध्यान रखना, अमोनिया क्या है? NH3 एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया के जलीय घोल को हम लिकर अमोनिया कहते हैं, जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसीलिए लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद धूम्र के रूप में अमोनियम क्लोराइड गैस उत्पन्न करती है, जो ठंडी होने पर अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टलों ठोस रवेदार संरचना में बदल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है। ध्यान रखना, अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडा वाटर को कार्बोनेटेड वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, फिजी वाटर, बबली वाटर अनेक नामों से जाना जाता है। यह जल से उच्च दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बनाया जाता है। सोडा वाटर का पीएच मान 3 से 4 के मध्य होता है, इसलिए यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? सागरों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl पाया जाता है। ठीक है। समुद्री जल लवणों अन्य अनेक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। 1 लीटर समुद्री जल में लगभग
35 ग्राम लवण पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा होती है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग खाने वाले नमक के रूप में किया जाता है, जिसका बृहद स्तर पर उत्पादन समुद्री जल के वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण कैल्शियम सल्फेट होता है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जल की कठोरता उसमें घुले हुए मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता इसमें घुले कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है, जो जल को उबालने पर भी समाप्त नहीं होती है। और जल की अस्थायी कठोरता इसमें घुले कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, जो जल को उबालने पर समाप्त हो जाता है। तो क्या समाप्त होता है, क्या बना रहता है, ये मेरे को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक नायलॉन नहीं है ना। बहुलक क्या है? उच्च अणुभार वाले बड़े अणु होते हैं, जो सरल अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं। सरल अणुओं के संयोजन की यह प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। ऊन, रेशम, चमड़ा, प्राकृतिक रबड़, सेल्यूलोज आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक हैं। इसके अतिरिक्त कृत्रिम अथवा संश्लेषित बहुलकों का भी निर्माण किया गया है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी, कृत्रिम रबर इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होती है, उसे बोलते हैं टेफ्लॉन। ओके, टेफ्लॉन ध्यान रखना। पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन को सामान्यतः टेफ्लॉन कहा जाता है, जो एक संश्लेषित बहुलक है। यह अत्यंत कठोर, चिकना और गैर प्रतिक्रियाशील पदार्थ होता है, जिस पर ऊष्मा, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसके विभिन्न उपयोग होते हैं। न चिपकने वाले बर्तन बनाने में, अन्य अत्यधिक अभिक्रियाशील और संक्षारक रसायनों के कंटेनर बनाने में तथा स्नेहक के रूप में किया जाता है इनका प्रयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? भाई, इसमें पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग होता है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट्स थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। यह एक कठोर पारदर्शी होता है प्लास्टिक है, जो बिस्फेनॉल ए, बीपीए तथा फॉस्जीन की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लेमिनेटेड कांच की परतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक प्राकृतिक बहुलक है। एक प्राकृतिक बहुलक क्या है? सेल्यूलोज। ठीक है, ध्यान रखना, सेल्यूलोज क्या होता है? एक प्राकृतिक बहुलक होता है। सेल्यूलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ इत्यादि प्राकृतिक बहुलक हैं, जबकि बेकेलाइट, पीवीसी, नायलॉन ये सब कृत्रिम बहुलक होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं? सेल्यूलोज है, लकड़ी है, रेशम है, त्वचा है, रबड़ है। लेकिन कृत्रिम बहुलक हैं बेकेलाइट, पीवीसी और नायलॉन। पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो पीवीसी ना विनाइल क्लोराइड से प्राप्त होता है। ठीक है, पीवीसी एक कृत्रिम बहुलक होता है, जो विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक जल प्रतिरोधी अत्यंत शक्तिशाली बहुलक है। इसका उपयोग पाइप बनाने में, विद्युत केबल बनाने में, जलरोधी वस्तुएं, खिलौने आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के में उपयोग किया जाता है? तो उसमें प्रयोग होता है पॉलीएमाइड। ठीक है, ध्यान रखना, पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीएमाइड, पॉलीपैराफेनिलीन, टेरेफ्थेलेमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका सामान्य नाम होता है केवलार। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में होता है? तो पॉलीथीन के संश्लेषण में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पॉलीथीन एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा बनाई जाती है। पॉलीथीन विद्युत का कुचालक होता है, नम्य होता है, जल प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग पैकिंग सामग्री, ट्यूब, शीशियाँ, तारों के आवरण आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। ठीक है, बायोगैस क्या है? एक जैव ईंधन है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट अर्थात गोबर, फसलों का अपशिष्ट भाग, फल, सब्जियों के छिलके, मल आदि के अपघटन से उत्पन्न होती है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारी मोटर वाहन के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत भी होती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया। डीजल में कम गति से दहन का गुण होता है, इसलिए यह कम गति में भी उच्च टार्क उत्पन्न करता है। जो भारी वाहनों के इंजन के लिए प्रयोग आवश्यकता होती है। टार्क उस बल की माप है जो किसी वस्तु को उसके अक्ष के चारों ओर घूमने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो हमें ये बात याद रखनी है। ये पूछा भी गया प्रश्न। खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस एक मिश्रण है, किसकी? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ठीक है, घरों में खाना बनाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। यह मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण होती है। ठीक है, एलपीजी का ऊष्मीय मान होता है अत्यंत उच्च कोटि का, जो धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन है। एलपीजी क्या है? एक गंधहीन गैस है जो वातावरण में मुक्त होने पर विस्फोट कर सकती है, इसलिए गैस के सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए एक तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता ना ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त होती है। ऑक्टेन संख्या या तथा C10 संख्या दो होती है। दोनों प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए होता है। ऑक्टेन के माध्यम से स्पार्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों जैसे पेट्रोल है, विमानन ईंधन है, की प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के मध्य होता है, जिनमें N हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम और आइसो ऑक्टेन की संख्या सबसे अधिक होती है, 100। C10 क्या है? इसके माध्यम से दबाव प्रज्वलन ईंधनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन जैसे डीजल की दहन गुणवत्ता और ईंधन के प्रज्वलन में होने वाले विलंब को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो C10 संख्या, ऑक्टेन संख्या दोनों ध्यान रखना हमें। अगला प्रश्न है, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है। क्यों रहता भाई? क्योंकि पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे में घुलनशील हैं, अघुलनशील हैं, तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाड़ियों को चलाने के लिए हम हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है, यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह अवशोषक पदार्थ कौन सा है? तो वो होता है हाइड्राइड। ठीक है, याद रखना इसे। अगला प्रश्न है, विमानन ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाने से के क्या कारण? ग्लाइकॉल जो मिलाए जाते हैं उसका कारण क्या है विमानन ईंधन में? उसका कारण है पेट्रोल के हिमकरण को रोकना। ओके, विमानन ईंधन पेट्रोलियम आधारित एक विशेष ईंधन जो वायुयानों में प्रयोग किया जाता है। उड़ान भरने के पश्चात ऊपरी वायुमंडल में वायुयान के तापमान में कमी आती है और सामान्य स्थिति में ईंधन में घुले हुए जल के अलग होकर जमने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ईंधन को जमने से रोकने वाले प्रतिरोधक के रूप में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। यह जल के हिमांक को -43 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक में मुख्यतः दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। स्थूल क्या है? स्थूल में नत्रजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आएगा। और सूक्ष्म में बोरॉन आएगा, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है और सेलेनियम है। ठीक है, ये सब कुछ है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यूरिया क्या है? एक कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, जिसे कार्बामाइड भी कहते हैं। इसमें 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलय होता है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से होता है, हमें ध्यान रखना है। और यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक होता है जिसका प्रयोग फसलों को नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक होता है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में 1828 में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया गया था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। मृदा में अम्लीयता और क्षारीयता की माप मृदा के पीएच मान द्वारा की जाती है। मृदा का पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। ठीक है, उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट
मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट का 1 मोल मतलब 132 ग्राम, 4 मोल लगभग 4 ग्राम। ठीक है, ठीक। हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो इसमें वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वनस्पति तेल है, जंतु वसा है को कास्टिक सोडा अथवा कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करते हैं तो ग्लिसरीन के साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। ये लवण साबुन कहलाते हैं और उपयुक्त प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस नाइट्रोजन पाई जाती? भाई ये पाई जाती है 18% नाइट्रोजन होती है, 46% फास्फोरस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है भाई? अब इसको देखेंगे तो इसमें अमोनियम सल्फेट जो होता है वो मिश्रित उर्वरक होता है। अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक लवण है जो अमोनिया और सल्फेट के मिश्रण से प्राप्त होता है। इसका सर्वप्रमुख उपयोग क्षारीय मृदाओं में उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर अब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः जल का क्वथनांक क्या होता है? नीचे गिर जाता है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए जल के उबलने के लिए कम ऊर्जा अर्थात कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जल का क्वथनांक कम हो जाने से वह जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर भी उबलने लगता है। जिसके विपरीत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकने में अधिक समय लगता है। क्यों? क्योंकि खाने को एक निश्चित ताप पर और एक निश्चित समय तक गर्म करना पड़ता है, इसलिए खाना पकाने के लिए उसे अधिक देर तक गर्म करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण होता है? तो ये होता है भैया मीथेन और वायु। खदानों में सामान्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं जिनमें मीथेन सर्वप्रमुख है। जब मीथेन एक निश्चित मात्रा में वायु के साथ मिश्रित हो जाती है तो यह तीव्र विस्फोट करती है जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो कौन सा विस्फोटक नहीं? वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा के पूर्व रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किस निश्चेतक के रूप में? एनेस्थीसिया जो दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है एमाटोल। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। सामान्यतः यह एक श्वेत धूम्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल है। कार्डाइट, ब्लास्टिंग, जिलेटिन और डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है। एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राई नाइट्रोटालुइन और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? तो इसका नाम था मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या है? एक जहरीली गैस होती है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में हुआ, रासायनिक आयुध के रूप में किया गया। रासायनिक नाम होता है डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड। किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के उत्पादन में। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। निर्माण में बेंजीन क्या है? केंद्रक का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जब हाइड्रोक्सिल समूह से विस्थापित होता तो उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे फिनॉल बोलते हैं। ध्यान रखना, यह एक कार्बोलिक अम्ल है। 1907 में लियो बेकेलैंड ने फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ये होती भी है मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। मीथेन क्या है? मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से भी उत्पन्न होती है और कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। मीथेन क्या है? काले रंग, मोटर, टायर, छापेखाने की स्याही, पेंट, कार्बन के छड़े बनाने में प्रयुक्त होती है। धान के खेत, कोयले की खदान, घरेलू पशु आदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के कृत्रिम स्रोत, जबकि आर्द्रभूमि, समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है एथिल अल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलाकर इसे पीने के अयोग्य बनाया जाता वो है पोटेशियम मेथनॉल और पिरीडीन। एथिल अल्कोहल में मेथनॉल पिरीडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहते हैं? वुड स्पिरिट मेथिल अल्कोहल को बोलते हैं। मेथनॉल, मेथनॉल क्या है? एक हल्का रंगहीन ज्वलनशील पदार्थ होता है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसमें किसी भी अन्य तरल ईंधन की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन और कम कार्बन पाया जाता है। मेथनॉल को वुड स्पिरिट अथवा वुड एल्कोहल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे लकड़ी के आसवन की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता? तो शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल। शक्कर अर्थात शर्करा के किण्वन से इथाइल एथिल अल्कोहल बनता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक रसायन है जो विलायक के रूप में अन्य कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में तथा गैसोहॉल पेट्रोल और एथिल अल्कोहल के मिश्रण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर जो नहीं है उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्या है? कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग नायलॉन 6 और रेजिन आदि संश्लेषित रेशों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो गन पाउडर नाइट्रेट का मिश्रण है, सल्फेट है, चारकोल है। ठीक है, गन पाउडर को हम ब्लैक पाउडर कहते हैं, ध्यान रखना। सर्वाधिक प्राचीन रासायनिक विस्फोटक है। गन पाउडर सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। साल्ट पीटर जिसको बोलते हैं, जिसमें सल्फर और चारकोल ईंधन के रूप में और पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। ध्यान रखना भाई, गन पाउडर का प्रयोग बंदूकों, तोपों, खदानों में विस्फोट के लिए तथा पटाखा उद्योग में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण TNT के विस्फोट का कारण होता? तो TNT के विस्फोट का कारण अमोनियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, टालुइन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर TNT का निर्माण होता है। ठीक, सामरिक, मिलिट्री और औद्योगिक इंडस्ट्रियल उद्देश्यों के साथ साथ TNT का प्रयोग खदानों में विस्फोट के लिए भी किया जाता है। यह अन्य विस्फोटकों नाइट्रोग्लिसरीन से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होता है। ये भी बात हमको याद रखना है स्टेटमेंट के रूप में। सीमेंट के रासायनिक घटक क्या है? सीमेंट के रासायनिक घटक हैं चूना, पत्थर और मिट्टी। ठीक है, चलिए, सीमेंट एक जोड़ने वाला पदार्थ है जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें देखिए इसके निर्माण में चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, चिकनी मिट्टी, सिलिका, जिप्सम, एल्यूमिना तथा आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया क्या है? तो ये एक जल योजित अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना, जल योजित अभिक्रिया कहलाती है ये, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कंक्रीट किसका मिश्रण है? कंक्रीट जो है ना, सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण होता है। ठीक है, इससे छतों का निर्माण, फर्श, सड़क का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? तो कांच का रंग हरा कैसे होता है भैया? क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर। अब देखिए, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो हरा रंग मिलता है कांच को। मैग्नीज ऑक्साइड, डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो कांच को लाल रंग मिल जाएगा। आयरन ऑक्साइड मिलाएंगे तो कांच को भूरा रंग मिलेगा। कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाएंगे तो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रासायनिक उपकरण जैसे बीकर है, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये होती है कठोर कांच। पोटाश लाइम कांच को हम, पोटाश लाइम कांच नाम है, इसी को हम कठोर कांच कहते हैं। यह सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनाया जाता है। यह कांच अम्लों, क्षारों और अन्य विलायकों के प्रति सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी होती है, इसलिए इसका प्रयोग रासायनिक उपकरणों, बीकर, फनल, फ्लास्क, दहन नली के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है? तो निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक होता है हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? माइका जो है ना, ऊष्मा का चालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अभ्रक जो कि माइका है, एक बहुउपयोगी गैर धात्विक खनिज होता है जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं। यह ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक का उपयोग टेलीफोन, डायनेमो, कंडेंसर, लैंप की चिमनी, दर्पण, हीटर, पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, भारी जल क्या भाई? भारी जल ना मंदक होता है। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है।
ड्यूटेरियम की खोज 1931 में अमेरिकी वैज्ञानिक है हेराल्ड क्लेटन उरे ने की थी, ध्यान रखना, जिसके लिए उन्हें 1934 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें निस्संक्रमक के रूप में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है, निस्संक्रमक के रूप में, याद रखना ये पॉइंट। क्लोरीन पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, कीटाणुओं, विषाणुओं को नष्ट करके पीने योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया जल का क्लोरीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? वो होती है हीलियम। अब नोबेल गैस देख लेते भाई, नोबेल गैस कौन कौन सी, देखिए 18, इनको हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है और ऑर्गनेसॉन है, ठीक है। नोबेल गैसें क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अज्वलनशील होती हैं, ध्यान रखना भाई। चलिए अगला प्रश्न, गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं? वो होती है ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक है। इनके द्वारा समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन हीलियम के मिश्रण का दबाव सामान्य वायु के दबाव से कम होता है, इसलिए तकनीकी गोताखोरों के द्वारा लंबी दूरी और अधिक गहरे समुद्र में गोताखोरी के दौरान इसका प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण को एनरिच्ड एयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्ध नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिसमें ऑक्सीजन की सामान्य से अधिक मात्रा होती है। इसका प्रयोग उन गोताखोरों द्वारा किया जाता है जो मनोरंजन के लिए उथले समुद्र में गोताखोरी करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं जीनॉन को। हवा से भरी जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जीनॉन जो कि रंगहीन, स्वादहीन, अक्रिय गैस होती है, 1898 में विलियम रामसे स्कॉटलैंड के और मॉरिस ट्रेवर्स इंग्लैंड, इनके द्वारा खोजा गया था। विलियम रामसे ने चार नोबेल गैसों की खोज की, हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनॉन की। तो जीनॉन का प्रयोग जेनॉन फ्लैश लैंप प्रकाश उत्सर्जक यंत्र में, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फ्लैश में, लेजर में निश्चितक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, वायुयानों के टायर में भरने में निम्न गैस का प्रयोग होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन का प्रयोग, ठीक है। उड़ान भरते समय तथा उतरते समय वायुयान के टायरों का दबाव और तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे टायर क्या होता है? विस्फोट हो सकता है भाई, विस्फोट होने की संभावना प्रबल होती है। तो क्या है, नाइट्रोजन क्या है? एक कम क्रियाशील गैस है, ज्वलनशील होती है तथा टायर में प्रयुक्त होने वाली रबड़ के अनुकूल होती है, इसीलिए वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है, ठीक है, ध्यान रखना। हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन समूह में 6 तत्व शामिल हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन तथा कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व है टेनेसीन। सामान्यतः पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में, आयोडीन, एस्टेनिन ठोस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, हमें ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैसीय मिश्रण कौन सा है? तो वो होता है नियॉन और पारे की वाष्प, ठीक है। और इसकी व्याख्या क्या है कि ट्यूबलाइट कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसका प्रयोग प्रकाश उत्सर्जन के लिए किया जाता है। ट्यूब के अंदर आर्गन, जिनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, अक्रिय गैस को पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। ट्यूब की भीतरी सतह पर फास्फर पाउडर का लेप चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह पराबैंगनी प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, जिससे ट्यूबलाइट आंखों के लिए सुरक्षित और अधिक मात्रा में प्रकाश प्रदान करती है। तो इसी के साथ ये वाला भी क्या हुआ कि केमिस्ट्री भी आज समाप्त हो गई। अब अगली जो वीडियो होगी वो फिजिक्स से हो सकती है या फिर हिस्ट्री या फिर पॉलिटी से संबंधित हो सकती है, और अगर हो सकेगा तो हम परीक्षा मंथन का हिस्ट्री मॉडर्न देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा अच्छा कंटेंट है। तो फिलहाल आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।